बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ डूइंग वेल। सो आज जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज़ कार्नेट साइकिल। कार्नेट इंजन। तो हमारे पास कार्नेट इंजन देखते हैं कि क्या होता है। अ कार्नेट इंजन इज़ अ हाइपोथेटिकल इंजन। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि जस्ट इमेजिनेशन में हो, उसकी कोई रियल फॉर्म ना हो, जस्ट आइडियलाइज हो। तो कार्नेट ने जो हीट इंजन बनाया था वो भी एक हाइपोथेटिकल इंजन था, वो रियल नहीं था, वो एक आइडियलाइज इंजन था। दैट ऑपरेट ऑन रिवर्सिबल कार्नेट साइकिल, यानी जो कि ऑपरेट करता था रिवर्सिबल कार्नेट साइकिल। अब रिवर्सिबल कार्नेट साइकिल क्या होता है, ये जब हम इसका इन डिटेल डिस्कशन करेंगे उसके बाद हमारे पास एक ग्राफ आएगा तो वो हमें बताएगा कि रिवर्सिबल कार्नेट साइकिल क्या चीज़ है। सो बेसिकली इसको सादी कार्नेट ने 1824 में प्रपोज किया था एक आइडियल इंजन को, और उसने दो प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए इसको बनाया था। एक है आइसोथर्मल और एक है आइडियाबैटिक। ये दोनों प्रोसेस हम पीछे पढ़ चुके हैं। He showed that heat engine operating an ideal reversible cycle between two heat reservoir at different temperature would be most efficient engine। उसने बताया था कि एक ऐसा इंजन जो कि दो रेजरवायर के दरमियान ऑपरेट कर रहा हो और उन दो रेजरवायर का जो टेम्परेचर हो वो डिफरेंट हो। हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास दो रेजरवायर होते हैं, एक होता है हॉट रेजरवायर और एक होता है हमारे पास कोल्ड रेजरवायर। और कोल्ड रेजरवायर को हम सिंक भी कह सकते हैं और हॉट रेजरवायर को हम सोर्स भी कह सकते हैं। तो ऐसा जो इंजन है वो इन दोनों डिफरेंट टेम्परेचर के दरमियान ऑपरेट कर रहा हो तो वो सबसे ज़्यादा इफ़िशेंट इंजन होगा। तो उसने अब अपने इंजन को कैसे आइडियलाइज़ किया था, कौन कौन से प्रोसेस को इस्तेमाल किया था, इसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब अगर हम बात करें कार्नेट इंजन की प्रिंसिपल की, तो कार्नेट इंजन का जो प्रिंसिपल है वो उसी प्रिंसिपल पे बेस करता है जिस पे हीट इंजन काम करता है। अब हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन एक बॉडी है, हॉट रेजरवायर है, वहाँ से हीट लेता है, वर्क डन करवाता है और वर्क डन करने के बाद जो एनर्जी बचती है वो कहाँ भेज देता है, सिंक में भेज देता है। तो हीट इंजन इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा था और कार्नेट इंजन भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये हमारे पास कार्नेट इंजन का प्रिंसिपल था। अब हमारे पास जब हम कार्नेट इंजन को डिफ़ाइन करते हैं या कार्नेट इंजन को देखते हैं तो हमारे पास चार तरह के प्रोसेस हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कार्नेट ने जब अपना इंजन डिवाइस किया था तो उसने आइसोथर्मल और आइडियाबैटिक प्रोसेस को इस्तेमाल किया था। अब हम देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से आइसोथर्मल या फिर आइडियाबैटिक प्रोसेस को इस्तेमाल किया था। तो चार तरह के फिनोमेनास थे। एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन थी, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और आइडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये चार प्रोसेस से उसने एक साइकिल ड्रा किया था जिसको उसने रिवर्सिबल कार्नेट साइकिल भी कहा था। तो अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे गैस के मालिक्यूल को एक्सपेंड करवाना है आइसोथर्मली। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी एट द सेम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हमने गैस को एक्सपेंड करवाना है। तो हमारे पास जो इसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि हमने क्या करना है, हमने कंटेनर लेना है और उसकी तीन साइड्स, हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये जो हमारे ऊपर हमने पिस्टन लगाना है, इसको हमने इंसुलेटिंग बना देना है। मतलब यहाँ से हीट जो है ना ही इंटर हो सके ना ही हीट मूव कर सके, लेकिन जो हमारे पास नीचे वाला पोर्शन है ना कंटेनर का, उसको हमने कंडक्टिंग रखना है, यानी उसमें से हीट पास भी हो जाए और आउट भी हो जाए। तो इसी तरह हमने जितने भी कंटेनर लेने हैं हमने चार केसेस स्टडी करने हैं, आइसोथर्मली एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मली कंप्रेशन और आडियाबैटिक कंप्रेशन। इन चारों केसेस में हमारे पास जो तीन साइड्स होंगी ना, ये हमारे पास आइसोलेटेड होंगी। मतलब ये है कि ये हमारे पास इसमें से ना ही हीट इंटर हो सकती है ना ही आउट हो सकती है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, हमने क्या करना है कि गैस को एक्सपेंड करवाना है। अब गैस को एक्सपेंड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास जितना प्रेशर इस पिस्टन पे हम लगा रहे थे ना, ठीक है, हमने क्या करना है, प्रेशर को क्या कर देना है, रिड्यूस कर देना है। ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर को तो हमने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो जब हम प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, प्रेशर कम होगा तो क्या करेगा, ये यहाँ के जो गैस मालिक्यूल हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यानी गैस के मालिक्यूल एक्सपेंड होंगे। ठीक है, तो मतलब ये है क्योंकि हमने टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रखना है, तो जितनी भी हीट हमारे प्रेशर डिक्रीज़ करने से जितनी भी हीट अंदर जनरेट होगी वो सारी की सारी गैस मॉलिक्यूल उस पिस्टन को अपवर्ड मूव करने में लगा देंगे। तो एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे नीचे एक सोर्स होता है, सोर्स क्या करता है, वो इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी हीट वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना सोर्स, वो सारी की सारी उस पिस्टन को अपवर्ड मूव करवाने में लग रही है, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास प्रेशर इसमें कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, और जो टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इस केस में हमारे पास आइसोथर्मली बात हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर हमने कम किया और वॉल्यूम क्या हुआ, एज ए रिजल्ट इंक्रीज़ हुआ, यानी जितना भी टेम्परेचर हम दे रहे थे वो सारा का सारा वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने में ही लग गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, ठीक है। मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम पहले ये था, फिर उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। मतलब ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ और हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हुआ। यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट ए था और ये हमारे पास पॉइंट बी था, ठीक है। ये हमारे पास थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब हमारे पास आइसोथर्मल के केस में क्या हुआ था, वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया था। मतलब ये है कि वो जो पिस्टन है वो ऊपर मूव कर गया था, ठीक है, पिस्टन ऊपर मूव कर गया था। तो अब हम यहाँ पे इसका यहाँ पे जो पिस्टन है वो थोड़ा सा ऊपर ड्रा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाला जो केस है ये है आडियाबैटिक एक्सपेंशन। आडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो हीट है ना वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। वो ना ही सिस्टम में इंटर हो सकती है ना ही सिस्टम को लीव कर सकती है। तो इसमें हमने ये जो नीचे वाली यहाँ पे एक हमने एक जो हमारे पास होगा ना स्टैंड लगाना है, वो भी क्या होगा, इंसुलेटिंग होगा। उस इंसुलेटिंग स्टैंड की वजह से जो हमारे पास नीचे वाली साइड है ना ये भी हमारे पास इंसुलेटिंग हो जाएगी, यानी इसमें से भी ना ही हीट इंटर होगी ना ही हीट आउट होगी। अब यहाँ पे एक्सपेंशन कैसे होगी, हम क्या करेंगे, हमने जो आइसोथर्मली के केस में हमने प्रेशर को कम किया था तभी वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ था। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो प्रेशर है उसको मज़ीद कम कर देंगे, ठीक है। प्रेशर जब कम होगा और कुछ यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, वो उस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए, और कुछ हमने प्रेशर को भी कम कर दिया है तो क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए टेम्परेचर वो वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा और इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब ये है कि ये जो पिस्टन है ये थोड़ा सा और ऊपर मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास आडियाबैटिक एक्सपेंशन है कि इसमें ना ही हीट इंटर हो रही है ना ही लीव कर रही है, जस्ट हमने प्रेशर को थोड़ा सा कम किया है और जो गैस के मॉलिक्यूल थे उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए क्या किया है, उसको एक्सपेंड करवा दिया, ठीक है। ये हमारे पास आडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गई है। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहें तो हमारे पास ग्राफ आता है इस तरह का। मतलब ये क्या हुआ है कि हमारे पास जो प्रेशर है, ठीक है, हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या हो गया, मज़ीद डिक्रीज़ हुआ है, क्योंकि हमने पहले आइसोथर्म के केस में डिक्रीज़ किया था, आडियाबैटिक के केस में हमने और डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम अब पहले ये था वॉल्यूम, अब यह वॉल्यूम क्या हो गया, उसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। तो ये हमारे पास जो ए बी और ये पॉइंट हमारे पास सी हो गया। तो ये हमारे पास थी आडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब थर्ड केस हमारे पास है आइसोथर्मल कंप्रेशन। मतलब ये है कि हमने इस सिस्टम को कंप्रेस करवाना है आइसोथर्मली, ठीक है। आइसोथर्मली मतलब ये है कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है ना इसके अंदर, इनका टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अब क्या होगा कि हमने जब इसको एक्सपेंड करवाना था तो हमने क्या किया था, प्रेशर को रिड्यूस किया था। लेकिन जब हमने कंप्रेस करवाना है ना तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे। प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हम ब्लॉक्स रख देते हैं, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है ये हमारे पास आहिस्ता स्लो प्रोसेस होता है। आडियाबैटिक की बात करें तो वो हमारे पास फास्ट होता है, उसमें हम यकदम या तो फिर हीट को प्रेशर को इंटर करवा देते हैं या फिर प्रेशर को कम करवा देते हैं। लेकिन आइसोथर्मल के केस में हमने आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे हम ब्लॉक्स रखते हैं, जिस तरह भी करें हमने क्या करना है, प्रेशर को पिस्टन पे प्रेशर को इंक्रीज़ कर देना है। अब जब हमारे पास प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो अंदर जो मॉलिक्यूल है काइनेटिक एनर्जी, इनकी जो एनर्जी जो है वो तो इंक्रीज़ कर जाएगी, लेकिन हमने तो आइसोथर्मल प्रोसेस है और हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। अब जो भी हीट हमारे पास काइनेटिक पिस्टन के डाउनवर्ड मूव करने से जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज़ होगी ना वो सारी की सारी आउट हो जाएगी, क्योंकि हमने नीचे वाला जो पोर्शन था ये तो हमने आइसोलेटेड नहीं किया था ना, ये तो कंडक्टिंग था, यहाँ से हीट इंटर भी हो सकती है और लीव भी हो सकती है। तो कंप्रेशन के केस में यहाँ से जो हीट है ना वो आउट मूव करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टैंड लगा हुआ है वो ये जो सारी हीट है वो उसमें चली जाएगी। अब वो जो जिसमें हीट जा रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सिंक बोलते हैं। तो मतलब ये है कि कंप्रेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी जो है
की जो सारी मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी आउट मूव कर जाएगी, सिंक में मूव कर जाएगी। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो पिस्टन है वो कहाँ मूव करेगा, वो नीचे मूव करेगा। मतलब ये है कि पिस्टन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास पिस्टन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेशर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम क्या हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, ठीक है, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। आइसोथर्मल के केस में, कंप्रेशन के केस में प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज और टेम्परेचर कांस्टेंट। अब अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करना चाहें तो हमारे पास ग्राफ आता है इस तरह का। अब इस केस में हमारे पास क्या हुआ है, पहले हमारे पास प्रेशर था यहाँ पे, अब क्या हुआ, प्रेशर यहाँ चला गया, मतलब प्रेशर क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। हमने यही पढ़ा था कि प्रेशर को हमने इंक्रीज़ करना है। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास पहले वॉल्यूम यहाँ था, फिर वॉल्यूम चला गया यहाँ पे, मतलब प्रेशर वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहा है। तो ये हमारे पास पॉइंट था, पॉइंट डी। तो ये हमारे पास पॉइंट डी था। तो ये हमारे पास आइसोथर्मल कंप्रेशन थी। अब जो हमारे पास लास्ट प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास जो पिस्टन डाउनवर्ड मूव हो गया था, तो मतलब इस पॉइंट पे आ गया था पिस्टन, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एडियाबैटिक कंप्रेशन करनी है। एडियाबैटिक कंप्रेशन का हमें पता है कि हीट ना ही इंटर हो सकती है सिस्टम में, ना ही वो लीव कर सकती है सिस्टम को। अब क्या होगा, हमारे पास ये जो थर्ड, ये जो नीचे वाली साइड है, ये भी हमारे पास इंसुलेटिंग होगी। हमने यहाँ पे ऐसा स्टैंड लगाना है जिसकी ऊपर वाली साइड इंसुलेटिंग होगी, ठीक है। तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट हमारे पास ये जो चारों साइड्स हैं कंटेनर की, ये क्या हो जाएंगी, इंसुलेटिंग हो जाएंगी। इसमें से ना ही हीट इंटर हो सकती है, ना ही लीव कर सकती है। अब इस केस में हमने क्या किया, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, इस पर ज़्यादा से वेट हमने ना इकट्ठे रख देने हैं, ठीक है। ये फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें स्लो प्रोसेस हम नहीं करते। हम एक ही दफ़ा सारे वेट को उसका प्रेशर इंक्रीज़ करने के लिए कुछ भी हम ऊपर रख देते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, फर्दर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास जो इसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पिस्टन नीचे मूव करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एज ए रिजल्ट अब यहाँ पे जो काइनेटिक मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है जिसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो या फिर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो, उसमें जो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन होती है एडियाबैटिक में, ठीक है। लेकिन आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इस केस में हमारे पास जो जब हीट ना ही इंटर हो रही है ना ही लीव कर रही है, तो प्रेशर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रेशर फर्दर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम फर्दर डिक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी हमारे मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करना चाहें तो ऐसे करते हैं। ग्राफ हमारे पास आ जाएगा यहाँ से पॉइंट डी से पॉइंट ए तक। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो यहाँ पे हमारा प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रेशर था तो प्रेशर हमारे पास क्या हुआ, फर्दर इंक्रीज हुआ है क्योंकि हमने वेट रखे थे। लेकिन एज ए रिजल्ट हमारे पास वॉल्यूम पहले यहाँ था, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया। तो मतलब ये कि वॉल्यूम क्या हुआ है, वॉल्यूम तो डिक्रीज़ हुआ है ना। तो ये हमारे पास जहाँ से ग्राफ शुरू हुआ था वहीं पे आके स्टॉप कर गया। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे साइकिल को हम रिवर्सिबल साइकिल कहते हैं। तो कार्नेट का जो इंजन था ना वो इसी प्रिंसिपल पे बेस कर रहा था, इसी साइकिल पे, इसी रिवर्सेबल साइकिल पे बेस्ड था। तो ये हमारे पास था कंप्लीट कार्नेट रिवर्सिबल साइकिल। पॉइंट ए से बी तक हमने बात की, ये हमारे पास थी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, प्रेशर कम हुआ और वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। पॉइंट बी से सी तक बात करें तो हमारे पास थी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक मतलब ये है कि हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ लेकिन प्रेशर क्या हुआ, फर्दर डिक्रीज़ हुआ और टेम्परेचर यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ था, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था, टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ था। पॉइंट सी से डी तक बात करें तो हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है और जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास थी आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल और टेम्परेचर, आइसोथर्मल है तो मतलब ये है कि टेम्परेचर यहाँ पे था कांस्टेंट। पॉइंट डी से ए तक बात करें तो ये हमारे पास था एडियाबैटिक कंप्रेशन। मतलब ये है कि हमारे पास इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, हमने देखा था, क्योंकि प्रेशर इसमें क्या था, इंक्रीज़ हो रहा था, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा था। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल की वो क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 फिनोमेना थे जो कि हमने कार्नेट रिवर्सिबल साइकिल में पढ़े। अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। अब ये हमारे पास ये जो टोटल एरिया आया है ना, ये जो, ठीक है, ये हमारे पास टोटल एरिया, ये हमारे पास वर्क डन बता रहा है, ठीक है। मतलब ये है कि ये उस इंजन ने जितना वर्क किया है ना, ये उसको कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं।
तो अब हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। आउटपुट हम क्या दे रहे हैं? आउटपुट हमारे पास होता है वर्क, और इनपुट हम दे रहे हैं एनर्जी। तो अगर हम वर्क की बात करें तो हमारे पास वर्क क्या होगा? Q1 माइनस Q2। Q1 हमारे पास वो हीट है जो सोर्स से आ रही है, ठीक है, और मतलब ये है जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और Q2 वो हीट है जो कि सिंक में जा रही है, मतलब जो यूटिलाइज़ नहीं हो रही। तो हमने अब जो हीट जो यूटिलाइज़ नहीं हो रही उसको हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास जो टोटल हीट आ जाएगी वो हमारे पास वर्क डन होगा। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू वर्क डन, और हमारे पास जो हमारे पास इनपुट एनर्जी है वो हमारे पास Q1 है। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा Q1 माइनस Q2 ओवर Q1। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 1 माइनस Q2 ओवर Q1 आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हीट है या फिर टेम्परेचर, ये हमारे पास डायरेक्टली रिलेट कर रहे होते हैं। मतलब ये कि हम इसको एफिशिएंसी को हम टेम्परेचर की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने हीट की टर्म में बात की है, Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, तो अगर हम टेम्परेचर की टर्म में लिखें तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो यही आएगी 1 माइनस T2 ओवर T1, ठीक है। बिल्कुल सेम लाइक हीट, क्योंकि ये एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटीज़ होती हैं। तो अगर हम इसकी वो एफिशिएंसी परसेंटेज में फाइंड करना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम इस पूरी टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। अब हमारे पास जो एफिशिएंसी है ना वो डिपेंड कर रही होती है टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड द कोल्ड रेजरवायर। मतलब ये कि हमारे पास जो हॉट और कोल्ड रेजरवायर, उन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, उस पर उसकी एफिशिएंसी डिपेंड कर रही होती है। जितना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा इंजन की एफिशिएंसी होगी। और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। ये वर्किंग सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, ठीक है, कि अब जो जितनी भी हीट है क्या काम करवा रही है और किस किस्म का काम है, ठीक है, वो उस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ये जस्ट हमारे पास जो हॉट और कोल्ड रेजरवायर का जो सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उस पर डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्नट थ्योरम। कार्नट थ्योरम में उसने दो बातें की हैं। पहली ये है कि नो हीट इंजन कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स। अब उसने कहा था कि कोई भी हीट इंजन जो है ना कार्नट के इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। अब वो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी अगर हम हॉट और कोल्ड रेजरवायर लें, ठीक है, हमारे पास एक हॉट रेजरवायर हो, ठीक है, हॉट, और एक हमारे पास कोल्ड रेजरवायर हो, ठीक है, ये हमारे पास कोल्ड है और ये हमारे पास हॉट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे हो कार्नट इंजन और यहाँ पे हम कोई भी एक्चुअल इंजन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो इन दोनों का जो टेम्परेचर है अब सेम है, हॉट का भी वही है, कोल्ड का भी वही है, ठीक है। टेम्परेचर हमारे पास जितना डिफरेंस कार्नट के लिए उतना ही डिफरेंस एक्चुअल इंजन के लिए। लेकिन इस सारी कंडीशन में हमारे पास जो कार्नट इंजन है ना वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम कर सकेगा एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल इंजन। मतलब टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम ही है हॉट और कोल्ड का, लेकिन हमारे पास जो कार्नट इंजन है ना वो ज़्यादा इफिशिएंटली काम करता है। तो पहली डेफिनेशन यही थी कि अगर बिटवीन द सेम टेम्परेचर डिफरेंस भी हो ना, फिर भी कार्नट का इंजन ज़्यादा इफिशिएंटली काम करेगा। सेकेंड हमारे पास है ऑल कार्नट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम इफिशिएंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब हमारे पास ये कहता है कि हमारे पास जो तमाम कार्नट इंजन है ना, ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमने बात की कोल्ड रेजरवायर की और हॉट रेजरवायर की, ये हमारे पास कोल्ड और हॉट रेजरवायर है, इसमें हम यहाँ पे भी कार्नट इंजन लगा दें, यहाँ पे भी कार्नट इंजन लगा दें, यहाँ पे भी कार्नट इंजन लगा दें, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो तीनों कार्नट इंजन है ना इनकी एफिशिएंसी सेम होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। अब फॉर एग्जांपल इस कार्नट इंजन का वर्किंग सब्सटेंस और है, इसका और है और इसका और है, लेकिन हमारे पास जो एफिशिएंसी है हमने ऊपर भी बात की है कि वो वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रही होती। तो वर्किंग सब्सटेंस जो भी हो तमाम कार्नट इंजन की एफिशिएंसी जो है वो सेम रहेगी। तो ये हमारे पास था कार्नट साइकिल, कार्नट रिवर्सिबल। हमने साइकिल को पहले डिस्कस की है, उसके बाद हमने उसके 4 फिनोमेनन्स को देखा है, उसकी मैथमेटिकली फॉर्म देखने के बाद एफिशिएंसी कैलकुलेट की है, और अब हमने कार्नट थ्योरम की बात की है। और एक लास्ट बात ये है कि हमारे पास जो कार्नट का जो इंजन था ना वो भी 100% एफिशिएंट नहीं था। उसकी एफिशिएंसी बेशक सबसे ज़्यादा है लेकिन फिर भी वो 100% एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि 100% अगर हमें एफिशिएंसी चाहिए होती है तो हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो इस केस में हमारे पास जो कोई भी जो इंजन है वो 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता, चाहे वो कार्नट इंजन ही क्यों ना हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द कार्नट साइकिल। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।